यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी करें अपनी सीटेट की हम प्रिपरेशन करें, जिसमें हम क्लास 7 की साइंस के एनसीईआरटी हम अपने डिस्कशन करें, जिसमें हमने 15 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 16 है, जल एक बहुमूल्य संसाधन। यानी जल जो वाटर है, यानी जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका जो भविष्य है वो भी सुरक्षित होगा, सेफ आपका होगा। तो जल है तो आपका जीवन क्या है, आपका है। तो जल के बिना आपका जो जीवन है वो उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो जल से रिलेटेड हम जो वाटर है, वाटर वाला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। इससे पहले हमने 15 चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर जो 16 है ये है हमारा जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जो जल है वो क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन आपका है। एक कैसा बहुमूल्य संसाधन है? तो वाटर, चैप्टर का नाम हो जाएगा वाटर है प्रीशियस रिसोर्सेज। ये हो गया हमारा चैप्टर। तो चैप्टर 16 हम पढ़ेंगे। चलिए इसमें पहला टॉपिक आता है कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जो जल है वो एक बहुमूल्य संसाधन है। तो जल है तो इसमें सबसे पहली जो लाइन आपको दी गई है, जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका जो भविष्य है वो भी सुरक्षित है। तो जल होगा तभी तो आपका जो जीवन है उसकी हम जो है सपोज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो बिना वाटर के तो हम जो जल की जो अपने जीवन है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च को हर साल में क्या मनाया जाता है, हर साल जो 22 मार्च आपके आते हैं, मार्च में 22 तारीख को विश्व जल दिवस के नाम से यह मनाया जाता है, सेलिब्रेट आपका कर दिया जाता है। तो एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया, एक जो विद्यालय जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हो तो उसी तरह क्या है, जल दिवस आपका मनाया गया। आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए, पोस्टर बनवाए गए, उस दिन प्रस्तुत किए गए। कुछ पोस्टरों के चित्र में दिखाया गया है, तो कुछ पोस्टर को चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए पहले पिक्चर देख लेते, देन हम आगे चलेंगे। देखिए ये पिक्चर आपको दिख रहा है, जल की बूंद बचाए, जल की हर बूंद आपको बचानी है, जल की बचत के लिए पोस्टर जो है बच्चों से आपके बनवाए गए हैं। इसी तरह प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है, ये आपको जल मेरा परम मित्र जल। तो इस तरह आपको जल की अलग अलग पोस्टर जो बच्चों ने बनाए हैं वो पोस्टर आपको दिया गया है। और इसी तरह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो जल ले जाते हुए, जैसे आपके जो कहीं यानी जब टंकी, जब आपका जो लाइट नहीं आती तब क्या होता है, अब जो गवर्नमेंट वाले यानी सरकारी जो नल होके लगे होते हैं, हैंडपंप आपके लगे होते हैं, वहां से सब पानी लाते हैं। तो इसी तरह आप तो फैसिलिटी आपकी बढ़ गई है, सब अपने जो जनरेटर आपके पास रहते हैं तो जनरेटर से आप अपना जो पानी है वो भर लेते हैं। तो इस तरह आपका होता है। लेकिन पहले क्या था, जब इस तरह नई सुविधा थी तो कोई जो सरकारी नलका होता था वहां पर भीड़ लग जाती थी। जब लाइट नहीं आती थी तो लाइट ना आने के कारण या जो नलके थे वो जगह जगह खराब आपके हो जाते थे, क्योंकि ये जो पूरे जो घरों में यानी सभी के घरों में हैंडपंप नहीं लगा होता था, किसी एक के घर में आपका हैंडपंप लगा होता था। अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती थी तो वहां पर भीड़ लग जाती थी। तो जब एक ही नलके से हम पानी भरते हैं कि हैंडपंप से पानी भरते हैं तो इस तरह के आप जो लाइन देख रहे हो कतार आपको लगी हुई नजर आएगी। तो अब देखते हैं इसके आगे के पॉइंट। चलिए इसमें दिया गया आपको इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है। जो पोस्टर आपने देखे इनसे आपको जो संदेश है, जो मैसेज है वो क्या मिला। अपने परीक्षणों को अपनी नोटबुक में आपको लिखना है और उनकी चर्चा अपनी कक्षा में करनी है। जो चर्चा है, जो डिस्कशन है वो आपको क्लास में करनी है। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस किया है, कि आपको भी कभी इस तरह का अनुभव हुआ है, आपने कभी फील किया है, या तो आपके घर में जो जहाँ पर आप रहते हो या फिर जो विद्यालय जिस स्कूल में आप रहते हो वहाँ पर कभी आपको इस तरह का आपको फील हुआ है कि वहां पर जल की आपको कमी जो होती है वो आपने महसूस की है। पहला पॉइंट, आपके माता पिता और शिक्षक प्राय आपको जल बर्बाद ना करने की सलाह देते होंगे। तो आपने देखा होगा जो आपके पेरेंट्स हैं यानी मम्मी पापा जो होते हैं या फिर जो शिक्षक आपके होते हैं, टीचर होते हैं, उन्होंने भी आपको कहा होगा कि आप जल जो है ज़्यादा वेस्ट ना करें, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आप जो वाटर है, पानी है, उसका यूज़ जो है, उपयोग जो है वो कर सकते हैं। जल आपको वेस्ट नहीं करना, बर्बाद ना करने की आपको एडवाइस दी होगी, सलाह देते हैं। हर व्यक्ति का
जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। जो हम जो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं जिससे सभी जो व्यक्ति, हर पर्सन का जो ध्यान है वो वाटर की ओर, जो पानी है जिसकी, तो पानी की ओर उसका ध्यान जो है वो आकर्षित हो सके, अट्रैक्ट वो हो सके, पानी की महत्व को समझ सके, इंपॉर्टेंस को समझ सके। इसीलिए हर साल जल संरक्षण के महत्व की ओर वो ध्यान दे सके, जल को बचा सके, जल को, वाटर को कंजर्व कर सके। इसलिए हम हर साल जो है विश्व जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अगला पॉइंट है कि पेयजल जो होता है, जो पीने वाला पेयजल का मतलब क्या होता है, जो हम पानी पीते हैं, तो पीने वाला जो पानी होता है या धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। जो हम पानी पीते हैं या जो कपड़े धोते हैं, धुलाई वगैरह करते हैं, खाना पकाते हैं या फिर जो सफाई हम करते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के लिए अपना जो घर होता है उसे धोते रहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी जो सुझाई गई, यानी जल का जो मिनिमम हम जो क्वांटिटी है वाटर यूज करते हैं पर व्यक्ति, वो है पर पर्सन का 50 लीटर, यानी हम 50 लीटर जो पानी है एक व्यक्ति इसमें बर्बाद करता है। एक व्यक्ति 50 लीटर पानी का यूज करता है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर होता है। तो ये जो मात्रा है, जो क्वांटिटी आपने देखी वाटर की, ये एक व्यक्ति की अप्रोक्स आप लगा सकते हो 2.5 बाल्टी, यानी मिनिमम जो है एक व्यक्ति जो होता है, एक जैसे आप हो, यानी एक व्यक्ति 2.5 लीटर जो पानी है वो बराबर इसका होता है 50 लीटर, जो व्यक्ति है यानी 50 लीटर यानी 2.5 लीटर के बराबर आपका होता है 2.5 बाल्टी जो होती है आपकी, 2.5 बाल्टी के अप्रोक्स आप इसे लगा सकते हो, यानी 20-20 लीटर की आपकी 2 बाल्टी होगी और एक 10 की, यानी 2.5 लीटर आपका हो गया। तो 2.5 लीटर बाल्टी आप पानी वेस्ट करते हो। आपके जो परिवार है, क्या क्वेश्चन है कि क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? तो आपकी जो फैमिली है, जो आपका परिवार है, आपको इतना जल आपको मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। अगर आपको 2.5 लीटर बाल्टी डेली आपको मिल रहा है, इतना पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिला। तो हमारे देश के जो हमारी कंट्री है इसमें लाखों लोग ऐसे हैं जिसको पर्याप्त यानी सफिशिएंट क्वांटिटी पे वाटर जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आपके मित्र और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? जो आपके मित्र है, जो फ्रेंड है, जो परिवार है आपका, जो फैमिली होती है, तो उसमें जो जल की उपलब्धता है, जल की जो अवेलेबिलिटी की जो सिचुएशन है वो कैसी है? अपने अनुभवों को उनके साथ आपको चर्चा करनी है, जो अनुभव है उनको आपको चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। अगला पॉइंट आता है, कुछ स्थान तो इस तरह के हैं, कुछ जो स्थान होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर जल की क्या होती है, अत्यधिक कमी आपके होती है। जैसे राजस्थान आपका है, वहाँ पर क्या होता है, जल की कमी आपकी रहती है। तो कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी होती है, जल की अत्यधिक जहाँ पर कमी होती है, इस तरह के स्थान भी है। नलों में पानी का ना आना, नल में ना तो पानी ही आता है, जल भरने के लिए लंबी कतारें, यानी पानी भरने के लिए भी क्या होती है, जो एक आध आपका हैंडपंप होता है या जो जहाँ पर पानी की सुविधा होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, लंबी लंबी कतारें होते हैं, लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर जो घंटों वेट करके लोग बाग जो होते हैं पानी अपना भरते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कतार लगी होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं पानी के लिए, जल की मांग के लिए, यानी जल को सफिशिएंट अमाउंट पर उनको जो जल है वो पहुंचाया जाए, उसके लिए वे धरना भी देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और ऐसे यानी जो दृश्य होते हैं, ये जो दृश्य आपको दिखाई देते हैं, इस तरह की जो इमेज पिक्चर आपको नजर आती है, ये दृश्य जो देख सकते हो आप, ये सिर्फ गर्मी के टाइम पर, यानी जब गर्मी आपकी होते हैं समर टाइम पर ये आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। चित्र में दिखाए गए कुछ समाचार पत्रों की कतर ने इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। जैसे अभी आपने जो पिक्चर देखी थी जहां पर लंबी कतारों में क्या होता पानी भर रहे थे, तो इस तरह की जो सिचुएशन होते हैं, ये आपने न्यूज़पेपर का आपका था, तो न्यूज़पेपर की ओर से इंगित किया गया। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या यह सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? तो ये सत्य नहीं है, ये ट्रू नहीं लगता आपको कि जो जल है उसकी हमें अत्यधिक क्या है, कमी आपकी हो रही है। तो अत्यधिक कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है, फेस जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वाटर की कमी की, लेस ऑफ वाटर। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार लेख और चित्र की कतर ने एकत्रित कीजिए। सबसे पहले आपको करना है, जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं या जो पत्रिकाएं आती है, तो
तो उनसे आपको जो जल की कमी से जितने भी रिलेटेड जो समाचार लेख होते हैं या चित्र होते हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, उनके कतरन बना लेना है, उनको काट लेना है वहाँ से और उनको कलेक्ट कर लेना है। उन्हें अपनी जो स्क्रैप पुस्तिका आपकी होती है, जो स्क्रैप बुक आपकी होती है, उस पर आपको चिपका लेना है और उनके बारे में आपके जो मित्र होते हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना है। तो मित्रों के साथ आपको उनके बारे में डिस्कस करना है। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। तो जनता जो पब्लिक होती है उसके द्वारा जो ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं वाटर की यानी पानी की कमी जो उन्हें देखने को मिल रही, तो उस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको आपको सूचीबद्ध करना है और कक्षा में उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। तो जल की जो कमी हो रही है यानी लैस ऑफ वाटर जो पूरे वर्ल्ड को इसकी क्या है चिंता का विषय आपका बन गया है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का क्या करना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप भी देखते होंगे जब समर सीजन आपका आता है, गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, जून जुलाई में आपको जो प्यास होती है ज़्यादा आपको लगती है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और जो लाइट होती है वो गर्मियों के टाइम पर कम आपकी आती है। लाइट क्या होती है, कम आपकी आती है। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं आंधी तूफान की वजह से क्या होता है, लाइट आपकी कई कई दिन तक नहीं आती। तो तब आप भी जो प्रॉब्लम है ये फेस करते हो कि पानी जो होती है पानी की कमी पड़ जाती है जब लाइट नहीं आएगी तो पानी, क्योंकि आज जब सारी चीज़ें क्या हो जाए टेक्नोलॉजी आपकी हो चुकी है। देखिए जब जो लाइट नहीं आती तो क्या होता है, जैसे लाइट नहीं आई तो आप क्या देखते हो, जब लाइट नहीं आती तो कई कई जब समर वैकेशन आपका जून जुलाई के टाइम पर या गर्मियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा इस तरह की, क्योंकि कई कई बार तो लोग बाग नहाते हैं, नहाने के साथ साथ एसी चलाते हैं। तो हर घरों में यानी हर कमरे में आपको हर घर में क्या होता है 3-4 एसी आपके लगे होते हैं, तो सभी एसी चलाते हैं। इस तरह क्या होता है जो समर में गर्मी के टाइम पर इस तरह होता है, ठंडा पानी सब पीते हैं। तो सारा काम क्या होता है, गर्मी के टाइम पर बिजली की ज़्यादा खपत आपके होते हैं, बिजली जो होती है ज़्यादा लगती है। तो ज़्यादा लगने से बिजली क्या होती है ज़्यादा आपकी लगती है और जब लाइट नहीं आती, कई कई दिन ऐसे हो जाते हैं, 2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं अगर आंधी तूफान ज़्यादा आ जाती है तो लाइट नहीं आती। लाइट ना आने की वजह से सारी जो चीज़ें होती है वो बंद आपकी हो जाती है और सबसे ज़्यादा जो कमी आपको लगती है पानी वाली आपकी लगती है, क्योंकि नहाते भी कई कई बार है, पानी ज़्यादा खपत होती है, पानी ज़्यादा पिया जाता है गर्मियों के टाइम पर। आप देखना एज कम्पेयर टू सर्दी यानी विंटर में और गर्मी में आपका यह फ़र्क होता है। गर्मी में आप ज़्यादा पानी पीते हो, सर्दियों में आप कम पानी पीते हो। और गर्मी ज़्यादा होती है तो पंखे में एसी में आप रहते हो तो हर 24 घंटे आप टीवी चलते हैं, सब घरों में आप टीवी है, सारी चीज़ें सभी घरों में आपको मिल जाएगी नॉर्मली सी। तो उस टाइम पर अगर लाइट नहीं आती क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो पानी पर आपका पड़ता है। तो क्या हो जाता है, जब कई कई गाँव में आप जाकर देखना, गाँव में क्या होता है, गाँव में भी जो समरसेबिल आपके लगे होते हैं, टंकी की भी फैसिलिटी अब आपकी हो गई कि सारे घरों में क्या होता है एक बड़ी टंकी आपके लगी रहती है, फिर घरों घरों में उसकी जो सप्लाई आपकी चली जाती है। तो इस तरह भी आपका देखने को मिलता है। तो जब लाइट नहीं आती, जो लाइट नहीं आएगी तो पानी जो होगा वो आपका नहीं जाएगा, पानी सभी घरों में नहीं जाएगा। तो पानी नहीं जाता तो तब आपने देखना जो गवर्नमेंट वाले जो नल आपके होते हैं, हैंडपंप आपके लगे होते हैं, वहाँ से लोग बाग पानी भरते हैं और वहाँ पर झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होती है। तो पानी ये आपको दिख रहा है कि पानी की कितनी अहमियत आपकी है। तो पानी की वैल्यू को आप समझिए और जितना ज़्यादा आप पानी को बचा सकते हो उतना आप कंजर्व करके रखिए, वाटर को कंजर्व कीजिए जितना ज़्यादा आप बचा सकते हो। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। तो नोट में आपको दिया गया कि वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय एलवन जल वर्ष मनाया गया था। तो क्या गया जो नोट में आपको दिया गया है, जब 2003 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। तो 2003 के बाद तो जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसके बारे में जो ये घट रहे यानी वाटर लेवल जो आपका घट रहा है उसके बारे में जागरूक करने के लिए सेलिब्रेट किया गया था। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है कितना जल उपलब्ध है। तो कितना जो जल है वो अवेलेबल आपका है। पहला पॉइंट है अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखें। अब हम जो पिक्चर है और वो देखते हैं। तो अंतरिक्ष से जो आपका अंतरिक्ष है वहाँ से जो पिक्चर ली गई है उस पिक्चर को अब हम देखेंगे। चलिए जो प्लैनेट को इसमें आप देखते हैं तो इस कितना जो अर्थ है जो पानी है वो आपका बचा हुआ है। चलिए पिक्चर देख लेते हैं पहले इसकी।
देखिए ये पिक्चर है, जो धरती हमारी है तो इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। तो जितना आपको ब्लू फ्रॉम स्पेस, तो इसमें देख सकते हैं अंतरिक्ष से जो पृथ्वी नीली आभा के लिए आपको दिखाई देती है, कैसी नीली आपको दिख रही है। तो इसकी आकृति आपको ब्लू आपको दिख रहा है, यानी इसका जो स्पेस होता है ये कैसा दिख रहा है आपको, ब्लू रंग का दिख रहा है, नीला आपको दिख रहा है, नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अब क्वेश्चन है कि यह जो अर्थ आपने प्लेनेट से आपने जो अर्थ का जो फोटो लिया उसमें दिखाई दे रहा है कि नीली, तो यह नीली क्यों दिखाई देते, जो अर्थ है जो पृथ्वी है वो नीली ही क्यों दिखाई देते, निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो जो पृथ्वी हमारी है, जो अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, तो ये क्या है, इसका लगभग अप्रोक्स 71% जो है पार्ट जो है वो किससे ढका हुआ है, वाटर से। तो 71% क्या है, जल ही जल आपका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें बताया गया कि 71% जो वाटर है जो अर्थ पर है, तो 71% वाटर अवेलेबल है, ढका हुआ, यानी पार्ट जो है 71% आपका पानी से ढका हुआ है। लेकिन पृथ्वी पर जितना भी जो पानी आपका प्रेजेंस है, जो आपका समुद्र यानी सी होता है, ओशन है, पोंड हो गया आपका, या फिर रिवर है, बर्फ जो आपका है, या फिर भूमजल होता है जो वाटर लेवल आपका है, या वायुमंडल में ये आपका पाया जाता है। लेकिन हम इसे ही यानी जो मानव जो पीते हैं, जो मानव यूज करते हैं, वो इसे इसी तरह यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये आपका उपयोग के लिए, जो उपयोग करने के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है। तो उपयोग करने के लिए जो उपयुक्त जो जल है वो कैसा, अलवण जल आपका होता है, जिसमें लवण नहीं होते। तो अलवण जो वो जल आपका होता है जो हम यूज करते हैं। कैसा जल होता है, अलवण जल आपका होता है। वो जो जल होता है वो होता है आपका अलवण जल। चलिए ये जल होता कैसा है, अलवण आपका होता है। अब आता है अगला पॉइंट, इसमें अलवण जल के बाद क्या आता है। चलिए अलवण जल आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जिसे बोलचाल की भाषा में ताजा यानी फ्रेश वाटर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताजा वाटर भी इसको बोला जाता है। ऊपर बताए कुछ स्रोतों से उपलब्ध अलवण ताजा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है, सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन आपको करना है। सबसे पहले चरण आपको दिया गया, स्टेप यानी और टिप्पणी आपको दी गई है। तो मध्यम आप साइन की एक बाल्टी लेकर उसे जल से आपको भर लेना है, जल उसमें भर लेना है। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है। इसमें कितना, यानी लगभग 20 लीटर वाली एक बाल्टी ले ली। तो मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि एक 5 ml क्षमता का चम्मच आपको लेना है, चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 जो है आपका 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है। जो अलवण जल आपका है जो फ्रेश वाटर आपका होता है। मग से 2 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में आपको डालना है। यह भूम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान आपका होता है। तो भूम जल जो वाटर लेवल आपका है, जो पीने लायक आपका होता है, जो भूम जल आपका होता है। इसमें आपका अगला पॉइंट आता है भूम जल के बाद, यानी जो ग्राउंड वाटर आपका होता है। नेक्स्ट आता है अंत में मग में से 1/4 यानी 14वां भाग चम्मच जल आपको निकालना है। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल को मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या करता है, जो वाटर आपका प्रेजेंट है लेक्स और रिवर में आपका है। अब आता है इसके बाद अगला पॉइंट, बाल्टी जो है उसमें बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल, खारे पानी और आंशिक रूप से भौमजल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और जो बाल्टी में जो जल बच गया है वो समुद्र जो सी है, जो ओशन है, उसमें जो प्रेजेंस जो लवण आपके होते हैं यानी खारा पानी जिसमें आपका साल्ट मिला होता है, तो वो आंशिक रूप से क्या होता है, भौमजल के रूप में पाए जाने वाले जल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो जल होता है ये
मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल, जो नहाने के मग में जो बचा जल था उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों को स्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, तो ये जल भी हमें इजीली अवेलेबल नहीं होगा। बुझो यह जानकर चक्कर आ गया, तो बुझो को ये जानकर चक्कर आ गए कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम क्यों है। तो इतनी कम मात्रा क्यों है जो पानी उपयोग करते हैं, क्योंकि 71% पार्ट क्या है, वाटर से आपका ढका हुआ है अर्थ का। तो फिर भी हमारे पीने का जो पानी है वो क्या है, हमें जो कमी आपकी क्यों लगती है। तो पहले ने गणना करके बताया कि L1 जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल को कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। हम में से अधिकांश लोग जल को असीमित संसाधन मानते हैं। तो जो हम फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर जो होता है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो जो हम मानव जो वाटर यूज़ करता है उसका सिर्फ कितना परसेंट आपका, यानी लगभग आप मान के चलिए 0.006% आपका है। और कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो जल हो आपका जो वाटर है उसको ये समझते हैं कि ये तो असीमित है, यानी जब 71% वो सिर्फ ये देखते हैं कि पृथ्वी क्या है, पानी से ढकी हुई है, यानी पृथ्वी के 4 हिस्से में से 3 हिस्से पर क्या है, पानी आपका है। तो 3 हिस्से पृथ्वी क्या है, 3 हिस्से में पानी आपका 71% जो पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है। तो पानी तो बहुत है, पानी की जो क्या है, पानी की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पूरी की पूरी पानी से आपकी ढकी हुई है। तो वे उनका जो थिंकिंग होती है ये होती है, तो वो पानी को ज़्यादा वेस्ट आपके करते हैं, बेमतलब के, यानी बिना यूज़ के भी वो पानी को चलाए रखते हैं। जैसे आपका जो क्या करते हैं लोग बाग, जो गाँव वाले होते हैं, गाँव में क्या करते हैं, जो होते हैं जो बुफेलो या काऊ, यानी जो पशु पालन करते हैं, जो पशु का पालन करते हैं, जो गाय भैंस को पालते हैं, या जो और जो आपके होते हैं, तो इस तरह जो गाय भैंस का जो पालन करते हैं वो क्या करते हैं, जो गोबर आपका होता है, जो गाय भैंस गोबर करती है उसे भी नाली में बहाते हैं। कैसे, यानी पाइप चला देते हैं। हेडपंप सबके घर पर लगे हुए, समरसेबिल सबके घरों में लगे पाएंगे, समरसेबिल खुला छोड़ देते हैं। भैंस को जो नुहाते हैं, तो भैंस जो नुहाते हैं वो भी समरसेबिल से नुहाते हैं। नालियों में ऐसे ही पानी चला रहता है। तो मतलब जो पानी के वेस्टेज, यानी पानी को वो ज़्यादा खर्च करते हैं। तो बिना मतलब की तो बाल्टी से भरकर भी आप जो अपने जो रखते हो, जो पशुपालन आप करते हो, एनिमल्स को पालते हो, तो उसके लिए आप बाल्टी भर लो और फिर आप उसको नहला सकते हो। वो वेस्टेज है, वहाँ पर भी पानी का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल्स है, वे भी इसी तरह पाइपों से आजकल चल रहा है, यानी पाइप उसका यूज़ करते हैं, पाइप से अपनी जो गाड़ी होती है वो धोते हैं, पाइपों से नहाने लगे हैं। तो इस तरह क्या हो रहा है, वे पानी का क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा पीने वाला जो पानी है उसका वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो जो अंडरग्राउंड जो वाटर आपका होता है, तो ग्राउंड जो वाटर है, तो ग्राउंड वाटर आपका क्या हो रहा है, इसमें कम आपका हो रहा है, वाटर लेवल आपका कम होता जा रहा है। तो क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है। तो अब आपको पता चला होगा, तो मानव उपयोग के लिए जो हम उपलब्ध जल है उसकी जो रियलिटी में जो उसकी मात्रा है, अमाउंट है, उसका आपको आभास हो गया होगा। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है, तो ये जो जानकारी आपको मिले इससे आपको कोई चिंता हो रही है, इस विषय में आपको अपनी कक्षा में डिस्कशन करना है, चर्चा आपको करनी है। अगला पॉइंट आता है जल की अवस्थाएं। जो जल है, जो वाटर है, उसकी जो स्टेजेस है, तो जल की अवस्थाओं के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि जल की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो पहला पॉइंट आता है, इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है कि क्या आपको डर की सतत डर है, क्या आपको डर है इस तरह का कि आप डर रहे हो, फियर आपको है, डर आपको लग रहा है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए क्या होगा, उपलब्ध जल जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो आपको इस तरह का डर आपको लग रहा है कि जो जल हमने अभी जो डिस्कशन में इसमें आपने जो बात की, पॉइंट हमने देखा कि 0.006% क्या है, वाटर लेवल आप माना है, जो पीने लायक आपका पानी है जिसे हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो मानव है वो यूज़ करता है, वो उसका 0.006 आपका परसेंट है। तो इसमें से जो वाटर है, ये हमें इस तरह का डर लग रहा है कि किसी दिन ऐसा आएगा कि जो वाटर होगा, जो पानी होगा, वो समाप्त आपका हो जाएगा। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक परक्रम जो द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। तो आप ये भी जानते हो तो कि जो नेचर आपका है, तो नेचुरल जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो पृथ्वी है,
जो अर्थ है उस पर क्या है, जल की निरंतर, जल की क्या है, निरंतर यानी कंटिन्यूटी अवेलेबिलिटी आपकी बनी हुई है करोड़ों वर्षों से, यानी करोड़ों वर्षों से ये आपकी जो अवेलेबिलिटी है पानी की ये बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, ये रूप से कैसे जल चक्र का निर्माण करता है, किसका, वाटर साइकिल का निर्माण करता है। जो वाटर साइकिल आपका है उसका ये निर्माण करता है। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। तो जब हमने कक्षा 6 क्लास जो 6 हमारी थी, क्लास 6 के एनसीईआरटी हमने कवर की, उसमें हमने वाटर साइकिल अपना पढ़ा था। तो पूरा प्रोसेस हमने वाटर साइकिल का देखा था। अब उसी के बारे में इसमें आपका डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में आपको लिखना है कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। तो जो वाटर साइकिल आपने पढ़ा तो आपको वो अपने, जैसे आप ऐसे लिखते हो उसी तरह आपको लिखना है। जैसे आप जो निबंध लिखते हो तो निबंध की तरह आपको अपने बारे, अपने शब्द, जो आपके वर्ड है, जो आपकी थिंकिंग, यानी जिस तरह आपको वाटर लेवल के बारे में जो जो आपको जानकारी है वो सभी आपको अपने अनुसार लिखना है, यानी जितने आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जो जो आप जानते हो वाटर लेवल जल चक्र के बारे में वो आपको सब इसमें लिखना है। तो अपने शब्दों में आपको लिखना है जल चक्र। पहला पॉइंट है, जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। जो जल चक्र यानी वाटर साइकिल जो है उसका जो परिचक्रण के दौरान, परिचक्रण जब होता है तो उस दौरान जो जल है, जो वाटर है, उसकी 3 अवस्थाएं आपको मिलती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये कोई सी भी स्टेज में आपको पृथ्वी यानी जो अर्थ है वो पाया जा सकता है, अर्थ पर पाया जा सकता है कहीं भी। ठोस अवस्था में जल जो होता है वो बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ चत्रक, 7 बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों ग्लेशियर में आपका पाया जाता है। जो बर्फ आपकी होती है तो वो ठोस स्टेज में हो जाएगी। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झील, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौमजल में भी पाया जाता है। तो द्रव यानी लिक्विड स्टेज में इसमें बोला गया है। जैसे जो पीने वाला पानी है लिक्विड स्टेट में, ये आपका कहाँ से, जो महासागर होते हैं, जो ओशन होते हैं, जो लेक है, जो रिवर है, उसके अतिरिक्त जो भूतल आपका है, जो ग्राउंड वाटर आपका है, वहां पर भी आपका पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गैसीय अवस्था। जो गैसीय स्टेज होती है तो गैसीय स्टेज में गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास के वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। तो जो जलवाष्प है उसके रूप में भी वो आपका उपस्थित रहता है गैसीय अवस्था में। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। तो इससे क्या है, जल की जो मात्रा है वो स्थिर आपकी बनी रहती है। जबकि समस्त मानव, जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। तो जितने भी यानी जो पृथ्वी पर जो रहते हैं, जीव हो या फिर मानव हो, वो सभी के सभी वाटर का, पानी का यूज करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। पानी उन्हें चाहिए ही चाहिए। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? तो जो जानकारी आपको दी इससे आप सेटिस्फाई हुए, इससे आपको कोई राहत मिलती है? अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? जो जल चक्र यानी वाटर साइकिल हमने पढ़ा था उसमें जो प्रोसेस हमने किया था वो आपको याद भी है या आप भूल गए? तो इसीलिए आपको बोला गया है एक दूसरे चैप्टर से या आपका लिंक आपका रहता है। तो क्लास 6 की पहले आप पढ़ लीजिए, देन आपको 7 के करने, उसके बाद हम 8 के करेंगे, क्योंकि कोई सा भी टॉपिक आपका कहीं से भी रिलेट आपका हो जाता है, एक दूसरे से आपका रिलेट रहता है। तो पहला पॉइंट है कि जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को, जल चक्र जो है वाटर साइकिल है उसमें जो जितने भी जो प्रक्रम थे उसको संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। तो जो संख्याओं के इसके द्वारा इसे आपका चिन्हित किया गया, साइन आपका किया गया। इन संख्याओं की सहायता से, जो नंबर्स है, इनकी सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द आपको लिखना है। जैसे पहला आपका मजबूल हो जाएगा, दूसरा शनवा है, तीसरा नसंगन, चौथा लदबा और पांचवा नर्ज, छठा संदतन और सातवां जो है वो रनवर्ष आपका है। तो अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं, देन आप देख लेना। तो चलिए वाटर साइकिल की जो पिक्चर है ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वाटर साइकिल की पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो पहला पॉइंट क्या है, पहली जगह आपका क्या हो जाएगा, ये मजबूल है, दूसरा सनवा, तीसरा नसंगंग, चौथा लदबा, पांचवा नर्ज, पोतवासर और छठा और सातवां, ये सातों आपको दिया गया है नवर्ष। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है, पहला क्या हो जाएगा, मजबूल को बोला जाता है रजन रोट, ये होता है रजन राविट आपका होता है, जो पहले आपको दिख रहा है ये आपका रहा। दूसरा है शनवा, तो सपवा या होता है, तो सपवा हो जाएगा ATOO, आठूनिया
न्यर्फ। देन आता है नशंगंग, और चौथा ये आपको इस तरह आपको दिया गया है। तो चारों आपके होते हैं, 7 आपके ये है, तो चारों पहला दूसरा तीसरा ये स्टेजेस आपको दिया गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा आपका हो गया, और 7वीं स्टेज आपकी ये दी गई है। तो सातों की सातों आपको इसमें दी गई है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करना आगे करेंगे, एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें आता है पहला पॉइंट है इसमें कि अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकाय द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जो जल है उसको आसपास का कोई भी जो झील होती है या नदी होती है, तालाब होता है या कुओं से ये लाया जाता है। आगे है कि जल की आपूर्ति, जो जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। तो जल की जो आपूर्ति करते हैं वो जो पाइप लगाए जाते हैं उसको विशेष क्रम में बिछाए जाल के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः जनरली क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें जल की जो आपूर्ति होती है वो इस प्रकार नहीं की जाती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने यूज़ के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। तो सीधे क्या करते हैं, वो उसका जो सोर्स होता है से वो प्राप्त कर लेते हैं। प्राय लोगों ने यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। प्राय क्या होता है, कुछ जगह इस तरह की भी आपने देखी होगी जहाँ पर जो लोग होते हैं बड़े बड़े, यानी जो कुएं आपके होते हैं, जो वेल होते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं, या फिर नदी वगैरह होती है वहाँ से पानी वो लाते हैं। तो बच्चों को भी जल लाने के लिए क्या करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि कोई जो होता है संसाधन इस तरह का नहीं होता साधन वहाँ पर कि वहाँ से पानी हम भर के ला सके। तो कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जल का जो सोर्स होता है जहाँ से जल ला सकते हैं वो कई कई किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका रहता है, कई कई किलोमीटर दूर रहता है। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी होता है। फिर जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जल ढोने का जो ये कार्य होता है ये अत्यधिक कष्टदायी होता है। अब आपका अगला पॉइंट है, ऐसे बच्चे प्राय नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते। तो इस तरह के, जहाँ इस तरह के एरिया में जो बच्चे रहते हैं वो नियमित यानी रेगुलरली जो स्कूल है, जैसे आप विद्यालय जाते हो रेगुलरली, तो वो इस तरह नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में भी बहुत समय लग जाता है। क्योंकि उन्हें क्या होता है, जब वो जल का जो सोर्स है यानी जहाँ पर जल है जो काफ़ी दूर है, तो वहाँ से जल लाने में भी उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से वो रेगुलरली जो है अपने स्कूल नहीं जाते, डेली रोज़ के रोज़ जो यानी डेली के डेली स्कूल नहीं जा पाते हैं। अब आता है अगला पॉइंट आपका कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करते हैं। तो हमारी जो जनसंख्या, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसका एक बड़ा भाग, एक बड़ा यानी बड़ा भाग जो है, बिग पार्ट ऐसा है, बड़ा भाग इस तरह का है कि जो अपने उपयोग के लिए यानी अपने यूज़ के लिए जो जल है या तो वो कुओं से लाते हैं, नलकूपों से लाते हैं या फिर हैंडपंपों से वो प्राप्त करते हैं। नोट है, नोट में दिया गया महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। जो महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है, वे पानी तो ढोती है, पानी तो लाती है, उसके साथ साथ जो घर का कार्य होता है, जो घर का कार्य अदर होता है यानी खाना बनाना, झाड़ू करना, पोछा लगाना, इस तरह के कार्य भी वो करती है। तो यदि उन्हें जल भी भरकर लाना पड़े, अगर वो जल भी भर के लाने लगी तो उनके काम का बोझ और बढ़ जाएगा। तो उनका जो काम है वो और बढ़ जाएगा। तो काम का बोझ क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा, इंक्रीज आपका हो जाएगा। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, अब क्वेश्चन बनता है, जो ये सोर्स है तो इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, जहाँ से ये पानी भर के लाते, तो इन सोर्सेज में जो जल आता है, जो वाटर आता है, वो कहाँ से आता है। जैसे नदी आपकी होती है, तालाब होता है, इनमें जो पानी आता है, कुएं हैं, तो यहाँ पर पानी आता कहाँ से है। अब इसमें क्वेश्चन आपका बनता है कि इन सोर्सेज में जो स्रोत है पानी के, यहाँ पर पानी आता कहाँ से है। चलिए अब आता है अगला पॉइंट, जल क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत आपका है। जल क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, भौमजल। क्या है, भौमजल आपका है। तो अब आता है भौमजल। भौमजल के बारे में यानी ग्राउंड वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसी जलाशय के, जो जलाशय होता है, हम किसी जलाशय के निकट, जलाशय जो होता है उसके निकट भूमि में गड्ढा खोदते। जलाशय के निकट अगर हमने जो गड्ढा होता है वो हमने खोद लिया, तो ग्राउंड नियर
इसमें हमने क्या किया, एक गड्ढा खोदा तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र नम मिल सकती है। तो जलाशय जहाँ पर जो पानी, जैसे आपने नदी होता है या तालाब आपका होता है, उसके निकट अगर हम गड्ढा खोदते हैं, जैसे आप जो नदी वगैरह के जाते हो तो वहाँ अपने जब छोटे बच्चों के क्या गड्ढा खोद खोद के आप देखते हो, तो जब हम वहाँ गड्ढा खोदेंगे तो वहाँ पर जो मृदा होती है, जो सोइल आपकी होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो नम आपकी मिलती है। क्या मिलती है उसमें, मॉइस्ट आपका मिलता है, मॉइस्चर आपका रहता है, नमी आपकी वहाँ पर रहती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करते हैं। तो जो मृदा में जो नमी आती है, तो नमी किस वजह से वो आपकी आ रही है, यानी नमी बताती है कि यहाँ पर क्या है, वाटर की प्रेजेंस आपकी है। तो वो बताती है कि वाटर यहाँ पर उपस्थित है, वाटर की प्रेजेंस है, तभी क्या है, इस जो सोइल है, जो मिट्टी है, इसमें नमी आपकी आई है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाए, यदि हम और अधिक तक उसे खोदते चले जाएंगे, जहाँ पर हमें नमी दिखी, तो वहाँ पर अगर हम खोदते चले जाएंगे आगे, और ज़्यादा गड्ढा हमने कर दिया, गहरा गड्ढा कर दिया, तो हम उस स्तर तक, उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान, अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। तो हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे आपने जो घर में आप समरसेबल अपना कराते हो या फिर हैंडपंप आप लगवाते हो, तब क्या जो मशीन होती है वो गड्ढा करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर जगह पर खोदते चले जाते हैं। क्या हुआ है, चलिए देखिए, जैसे आप जो अपने घरों में हैंडपंप आप लगवाते हो, समरसेबल आप कराते हो, तो समरसेबल जब आप कराते हो तो उसमें क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर जो मशीन आपकी आती है, तो मशीन क्या करता है, पर्टिकुलर एक स्थान ले लेते हैं, पर्टिकुलर एक जगह पर, अलग अलग जगह तो नहीं करती, यानी एक पर्टिकुलर जगह लेते हैं, वहाँ पर ही वो जो क्या करते हैं, जो नाल उसमें लगी होती है, जो पाइप उसमें रहते हैं, वो क्या करता है, जो लोहे वाली नाल होती है, वो उसी जगह को खोदती चली जाते हैं। तो मशीन से क्या होता है, धीरे धीरे गड्ढा जो होता है, वाटर, यानी वो धीरे धीरे क्या होता है, गड्ढा खोदता रहता है, मट्टी निकलती रहती है। तो मिट्टी जो होती है, वो सोइल जो होता है, वो आपकी निकालते रहते हैं। तो निकालने के बाद क्या होता है, नीचे एक जो वाटर लेवल उन्हें मिल जाता है। फिर क्या कर लेते हैं, जो उन्हें पानी का, जहाँ पर पानी आपका आ जाता है, जहाँ पर क्या होता है, पानी आपका आता है, यहाँ पर जो होता है, यानी सारे को, जहाँ पर आपका, जैसे आपका एक गाँव आपका है, वे को गाँव है, या आप शहर से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर आप देखना कि सबका, यानी हर जगह क्या होगा, वाटर लेवल जो होगा आपको सेम सा आपको नहीं मिलने वाला, किसी का ऊपर आपका रह जाता है, किसी का नीचे। तो इस तरह आपको वाटर लेवल आपको मिलता है। तो आप देख लेना, पर्टिकुलर जो जगह होती है, तो वाटर लेवल कोई, तो जैसे आपके जो मशीनें होती है, वो भी आपकी दो तरह की मशीनें होती है, समरसेबल वाली, एक छोटी मशीन आपके आती है, एक बड़ी मशीन आती है। जैसे जो घर आपके होते हैं, जो अब जो घर होते हैं, जैसे गलियों में आपके घर होते हैं, छोटी छोटी जो गली होते हैं, वहाँ पर छोटे वाली मशीन जाती है, जिसका जो 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 कम गड्ढे, यानी जो क्या करते हैं, जो उसका वाटर लेवल रहता है वो कम पर आपका रहता है। लेकिन जो बड़ी मशीन होती है, वो क्या करते हैं, वो नीचे तक, यानी उसका जो खुदाई वो करता है, वो ज़्यादा नीचे अपना करता है। तो छोटी मशीन कम पर आपका पानी छोड़ देती है, और जो बड़ी मशीन है वो बड़े उस पर आपके निकालती है। वो आपसे यानी जब आप मशीन लाते हो, वो तभी आपका जो बातें हो जाती है कि आपको कि कहाँ कितने तक आपका जो गड्ढा है वो आपको खुदवाना है, यानी वाटर लेवल जो है वो कितने तक आपको करवाना है। तो इस तरह आपका चलता है। तो इस तरह आपका जो वाटर है, पानी का जो लेवल होता है, वो आपका देखा जाता है। जब पानी आ जाता है तब क्या होता है, पानी आ जाने के बाद क्या करते हैं, तो पानी जब वहाँ पर आपको मिल जाता है, पानी जैसे पानी का जो सोर्स होता है, पानी जो आपको मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो पाइप आपके आते हैं, तो पाइप लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर फिर पाइप उसमें फिट करने शुरू कर देते हैं, पाइप उसमें डालने शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस आपका चलता है। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर इसमें बात की गई है, तो पर्टिकुलर जगह आपकी होती है। अब आता है अगला पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस परत की जो लेयर है, इसका ऊपरी सीमा भूमजल स्तर कहलाती है। तो इस लेयर की जो ऊपरी जो सीमा होती है, जो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है आपका ग्राउंड वाटर, यानी भूमजल कहलाता है। भूमजल स्तर, वाटर लेवल जो होता है, इसका विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आपका रहता है। देखिए सेम बातें आपको बताई गई है। तो वाटर लेवल क्या होगा, अलग अलग जगह का अलग अलग आपका रहता है, और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है, और ये जो स्थान आपका दिया गया है उस पर परिवर्तित, यानी चेंज भी आपका हो सकता है। ये नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम इस जगह पर अपना समरसेबल लगा रहे हैं, यहाँ पर पानी ना आने की वजह से हम दूसरी जगह अपनी जो है समरसेबल कराते हैं, दूसरी जगह गड्ढा खुदवाते हैं। कभी कभी इस तरह की भी प्रॉब्लम आप देख सकते हो। अब आता है भूमजल, जो अंडरग्राउंड जो वाटर आपका है। तो ग्राउंड वाटर जो आपका होता है, भूमजल जो होता है, तो भूमजल होता क्या है, तो भूमजल जो होता है, पहला पॉइंट है, भूमजल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक, अथवा जो भूमि है उसमें अनेक मीटर की गहराई में हो
हो सकता है। तो भूमजल जो होता है, जो ग्राउंड वाटर आपका है, वो 1 मीटर से भी कम गहराई या फिर अथवा जो भूमि आपकी है, जो अर्थ है, उसमें अनेक मीटर की गहराई में भी हो सकता है। भूमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भूमजल कहलाता है। तो जो ग्राउंड वाटर के नीचे यानी जो भूमजल के स्तर के जो नीचे पाया जाने वाला जो जल होता है, वही आपका भूमजल कहलाता है, वही ग्राउंड वाटर आपका बोला जाता है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसमें बनता है क्वेश्चन है कि इस भूमजल का स्रोत क्या है। तो जो भूमजल है, जो ग्राउंड वाटर है, इसका जो सोर्स होता है वो होता क्या है। पहला पॉइंट है अंतःस्यंदन। तो अंतःस्यंदन इसमें आता है। तो अंतःस्यंदन आपका क्या कहलाता है। अंत जो स्यंदन होता है, होता क्या है। चलिए इसमें जो अंतःस्यंदन की इसमें बात करते हैं कि अंतःस्यंदन है क्या। पहला पॉइंट है इसमें कि जब रेन वाटर आपकी क्या होती है, जो रेन आपका होता है, बारिश आपकी आती है, तो वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। तो वर्षा जल तो होता है, जब बारिश आपकी होती है तो वो क्या करता है, जो सोर्स आपके होते हैं, स्रोत आपके होते हैं, जैसे नदियाँ हो गए, तालाब हो गए, कुआं हो गया, तो वो क्या करता है, जल मृदा से रिसकर, जल मृदा से क्या होता है, जो जल होता है वो सोइल से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और जो दरार आती है, जो दरारें होती है, उनको क्या कर देता है, क्रैक्स आपके आते हैं, दरार यानी क्रैक्स बचे होते हैं, उनको फिलअप कर देता है और भूमि में जल का जो रिसाव है वो अंतःस्यंदन कहलाता है। इनफिल्ट्रेशन आपका कहलाता है। क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भूमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। तो दोबारा से इसकी क्या होती है, परिपूर्ति आपकी हो जाती है। जैसे आप रिचार्ज कराते हो, क्या कराते हो, जैसे आपका जो रिचार्ज होता है, कोई महीने का कराता है, कोई 24 दिन का करता है, कोई इस तरह अपना जो रिचार्ज है वो करता है, कोई 24 दिन का कर रहा है, कोई 28 दिन का कर रहा है, कोई 3 महीने का एक साथ कर लेता है, कोई 1 साल का एक साथ कर लेते हैं। तो सबका अलग अलग आपका होता है। तो इसी तरह क्या है, यानी अगर आपने 1 महीने वाला रिचार्ज किया तो 24 दिन का, चलो मान लिया आपने 24 दिन का रिचार्ज किया तो 24 दिन बाद आपका रिचार्ज खत्म होगा। अगर आप दोबारा से रिचार्ज कर लोगे, 24 दिन बाद फिर से आपने रिचार्ज करना है, तो जैसे आपने रिचार्ज कर लिया तो फिर से आपकी जो कॉल मैसेज होगा वो स्टार्ट आपके हो जाएगी। यानी आप कॉल मैसेज जो है, जो भी आपको कुछ यूट्यूब वगैरह जो चलाना है, सारा प्रोसेस आपका दोबारा से चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको जो रिचार्ज खत्म होता है, फिर क्या हो जाएगा, रिचार्ज खत्म होते हैं सारी जो आपकी जो आप सर्विसेज ले रहे थे सारी आपकी खत्म हो जाती है। जब आपको रिचार्ज करते दोबारा आपकी एक्टिव हो जाती है। तो यही आपका इसमें प्रोसेस है कि ये जो प्रक्रम चल रहा है, ये क्या होता है, भूमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। तो जब जो पुनः पूर्ति जो होती है वो वर्षा जल इसकी कर देता है, यानी जो रिसाव होता है उससे जो होता है, जो दरारें होते हैं वो भर जाती है और जो सोर्सेज होता है ये आपके भर जाते हैं। तो दोबारा से जो भूमजल की जो पुनः प्राप्ति इसमें कर ली जाती है। जैसे रिचार्ज में आपका जो सर्विस होती है दोबारा एक्टिव आपकी हो जाती है। अगला पॉइंट आता है जलभर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलभर। तो जलभर होता क्या है, तो जलभर है क्या, यानी एक्वीफायर क्या होता है। कुछ स्थान इस तरह के आपके होते हैं जहां पर भूमजल जो स्तर के नीचे स्थिर कठोर सैलो चट्टानों की परतों के बीच भूमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भूमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। तो इस प्रकार जो संचित जो भूमजल होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, इसके भंडारों को क्या कहते हैं, जलभर कहते हैं, एक्वीफायर आपका बोला जाता है। जलभरों के जल, जो जलभरों के जो जल होते हैं उनको सामान्यतः जनरली क्या बोला जाता है, नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। तो एक्वीफायर का जो जल होता है, जो वाटर होता है, इसको जनरली हम नलकूप होते हैं या फिर जो हमारे हैंडपंप होते हैं, नलकूप होते हैं या फिर हैंडपंप की सहायता से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब आता है आपका अगला पॉइंट। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। तो आपका भी ऐसे जो ऐसा स्थान होता है, ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है। तो जो श्रमिक होते हैं उनको निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है। जो श्रमिक होते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जो श्रमिक जो कार्य कर रहे, जो कारीगर आपके रहते हैं, यानी क्या रहते हैं, जो मजदूर आदमी आपके रहते हैं, जो उस भवन को, जो इमारत होती है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसे कर रहे हैं, तो उनको जो जल होता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो वाटर चाहिए उसे कहाँ से मिलता है।
तो आपने शायद देखा होगा, आपने शायद ये चीज़ देखी होगी कि ऐसे स्थानों पर भूमजल स्तर पर पहुंचने के लिए सचित्र बोरिंग किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा, जब आप देख लो, आप अपना घर बनाते हो तो घर जैसे आप अब जो ज़्यादातर जो लोग हैं घर अपने नए बना रहे हैं, तो घर जब आप बनाते हो, पहले क्या होता था, किसी एक इंसान के घर पर घर, यानी जैसे पूरी एक कॉलोनी रहती थी, तो कॉलोनी में क्या होता था, ज़्यादातर जो देखा होगा आपने, किसी एक के घर पर आपका समरसेबल होता था, तो वहाँ से वो सब पानी भर लेते थे आस पड़ोस वाले। लेकिन अब आप देखोगे हर घर में आपको एक समरसेबल आपको ज़रूर मिलेगा। तो घरों में क्या होता है, सभी के घर में आज के टाइम पर समरसेबल आपको ज़्यादातर मिलेगा। जो एक्सेप्शनल केस है, जिनकी भाई बजट नहीं है, वो आपके अलग बात हो गई, लेकिन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, कोई गरीब भी हो, ज़्यादातर आप देख सकते हो कि उसके क्या होगा, हर घर में आपको क्या मिलेगा, जो होता है समरसेबल आपको लगा हुआ मिलेगा। तो जब आप घर का निर्माण करते हो, यानी आपने घर आपको बनाना है, आपको घर बनाना है अपना, तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप देखना, कोई भी अगर नया घर आज के टाइम पर बना रहा है, वो सबसे पहले अगर वहाँ पर जो बोरिंग करने वाली जो मशीनें हैं वो जाती है, तो सबसे पहले वो नल का अपना, यानी है जो समरसेबल होता है वो लगवाता है। तो समरसेबल लगवाने के बाद जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना है, जो चिनाई चलनी है, वो तब जो भवन का निर्माण कराया जाता है, पहले वहाँ पर नल का, यानी पानी की क्या कर देते थे, पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ पर नल का लगाया जाता है। या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, जो साइड में यानी आस पड़ोस वाले होते हैं, अगर उनकी उसे समरसेबल नहीं लगवाना है, वो नहीं लगवाना चाहता है, तो समरसेबल यानी साइड आस पड़ोस वालों के से यहाँ से वो पानी की पूर्ति अपनी कर लेता है। नहीं तो आज के टाइम पर ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जहाँ पर भी कराते हैं, यानी जो नए घर बना रहे हैं, वो सबसे पहले बोरिंग अपना कराते हैं। तो बोरिंग कराने के बाद वो वहाँ पर चिनाई कराते हैं, अपना जो घर है उसे बनाते हैं। अगला पॉइंट है, वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। तो वहाँ पर जो कार्य कर रहे जो लोग हैं, उनसे आपको मालूम करना है कि उन्हें जल पाने के लिए जो बोरिंग वाली जो मशीनें आती है, और जो उस पर जो लेवल रहती है, यानी जो उस पर जो लेवल, यानी जो मजदूर आपके रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं, जो लेवल रहते हैं, तो जो लीवर रहते हैं, क्या होते हैं, जो लेवर आपके रहती है, ये होता है लेवर। तो लेवर जो होता है, जो मजदूर आदमी होते हैं, जो उस मशीन पर जाते हैं, जो कार्य करते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपको जो वाटर यानी पानी पाने के लिए आपको कितने गहरी खुदाई करनी पड़ती है। तो 190 से लेके 230 240 पर आपका जो पानी है वो आपका निकलता है, ज़्यादातर ये आपका है। तो हर जगह का अलग अलग आपका रहता है। क्या हम, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भूमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम पर्टिकुलरली जो ग्राउंड वाटर आपका है उसे निकालते चले जाएंगे, तो इससे जो वो ग्राउंड वाटर है उस पर जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा? तो इफेक्ट उस पर क्या पड़ने वाला है? चलिए, इसमें पहला पॉइंट आता है भूमजल स्तर का अवक्षय। क्या है इसमें आता है, जो भूमजल आपका है, तो भूमजल जो है उसका स्तर का, ग्राउंड वाटर का अवक्षय, यानी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लीशन है आपका वाटर टेबल। चलिए इसमें देखते हैं क्या आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है भूमजल स्तर का अवक्षय, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो इसमें क्या होता है कि भूमि के नीचे से निकाले गए, जो भूमि के नीचे जो जल आपका रहता है उसे निकाले गए भूमजल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के रिसाव द्वारा ही हो सकती है। जैसे अभी आपने देखा, जब बारिश आपकी आती है, तो बारिश आने के कारण क्या होता है, तो जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है, उसमें क्या होता है, पानी का रिसाव होता है। तो पानी का जब रिसाव आपका होता है, तो जो उसमें दरारें आई होती है वो क्या होती है, पानी उससे फिल कर लेता है, और जो वाटर लेवल आपका है वो थोड़ा सा बैलेंस आपका हो जाता है। तो भूमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना कि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। अगर हम, जब तक वो अफेक्ट नहीं होगा, जो वो ग्राउंड वाटर आपका है वो तब तक अफेक्टेड नहीं होगा। कब तक? जब तक कि जो वाटर आपका है, जो वाटर आपने यूज़ किया है, जब तक कि जो नेचुरल जो प्रोसेस आपका है, जो प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः प्राप्ति हो जाती है। जैसे हमने एक बाल्टी पानी निकाला, मान के चलिए हमने सपोज किया एक बाल्टी पानी हमने निकाल लिया, ठीक है, तो वो तब तक अफेक्ट आपका नहीं करेगा जो अगर आपकी बारिश नहीं हुई। जैसे 1 साल आपकी हो गई, 2 साल हो गई, और पानी जो बारिश है, वर्षा है, वो नहीं हो रही, तो तब आपका जो वाटर लेवल है वो आपका अफेक्टेड पाएगा।
अगला पॉइंट है जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भूमजल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। तो ऐसा क्या होगा, अनेक जो कारण होते हैं, जो रीजन हो, उससे आपका हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो व्हाट्सअप या फेसबुक, व्हाट्सअप आप चलाते हो, जनरली आप व्हाट्सअप का यूज़ करते हो, तो व्हाट्सअप का जब यूज़ करते हो तो जब आप उसे परमिशन, जैसे आपने दूसरा फ़ोन आपने खरीदा, तो दूसरा फ़ोन आपने ले लिया, दूसरे फ़ोन में जब आप व्हाट्सअप ओपन करोगे तो व्हाट्सअप ओपन करने के लिए क्या होगा, अब उसमें जो डाटा होता है अगर आपको रिस्टोर करना है, अगर आप उसे क्या दोगे, परमिशन आप दोगे रिस्टोर के लिए, तभी तो वो आपका होगा। यानी रिस्टोर आपका हो जाएगी, सारी जो चैट आपकी रहती है वो सभी आपकी जो चैट है वो वापस आपको मिल जाती है। उसी तरह आपका, तो इसी तरह क्या है इसमें आपका कि प्राकृतिक जो प्रक्रम है, तो इसमें जो प्रक्रम आपका प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। नेचुरल जो प्रोसेस है, अगर उससे जो बारिश आपकी हो रही है तो वाटर लेवल आपका अफेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद आपका जनसंख्या। अगले पॉइंट में क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भूमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य से कारक है। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है। अल्प जो वर्षा है वो एक अन्य कारक है जो भूमजल स्तर को नीचा कर सकते हैं। यानी जो वर्षा है वो नहीं हुई, बारिश जो है वो नहीं हुई, तो इस कारण क्या होता है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे जो ग्राउंड वाटर आपका है उसका जो नीचा जो लेवल होगा वो नीचे गिर सकता है। वाटर लेवल क्या हो जाएगा आपका, नीचे गिर सकता है। अब आता है अगला पॉइंट, भूमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक है। तो जो भूमजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसको अफेक्ट करने वाले अदर कारक भी, अदर फैक्टर भी है। वन अप्रोवन वनोन्मूलन और जल के अविस्तरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में भी क्या होती है, अफेक्टेड क्षेत्र में भी कमी आपकी आ जाती है। अगला पॉइंट आता है जनसंख्या प्रसार। तो जनसंख्या प्रसार होता क्या है, जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। तो जनसंख्या प्रसार से क्या होता है, जो जनसंख्या आपका प्रसार होता है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, जो जनसंख्या बढ़ने से भवन जो होते हैं, दुकानें होते हैं, कार्यालय होते हैं और सड़क के निर्माणों की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आपके देखिए, आप मान के चलिए आपके आप हो, यानी आपके पापा है, तो आपके पापा हर दो भाई है, कितने, दो भाई आपके हो गए, ठीक है। यानी एक आपके पापा हो गए, ये आपके पापा है, और ये आपके ताऊजी ताई, यानी चार ताऊजी हो या फिर अंकल आपके हो। तो इस तरह आपने कर लिया नोट। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, दो हिस्से आपके हुए, फिर आपके पापा के दो लड़के हुए, दो बच्चे हुए, तो दोनों एक दो बच्चे आपके हो गए, ये दो बच्चे हो गए। इसी तरह ताऊ के दो बच्चे हो गए, एक और दो, तो ये प्रॉपर्टी आपकी थी। अब इनके भी दो बच्चे आपके हो गए, तो प्रॉपर्टी क्या है, इस तरह आपकी बढ़ती, यानी घरों की मांग आपकी बढ़ती चलेगी। तो इस तरह क्या होगी, जब ये पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर चीज़ की डिमांड भी आपकी होगी, यानी मांग उसकी की जाएगी। तो किससे, कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। तो घर बनाने के लिए जगह चाहिए, तो इस तरह आपका चलता रहता है। इसी कारण, इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अविस्तरण की दर कम हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो भूमि जो वाटर लेवल आपका है, तो रेन का जो वाटर है वो अविस्तरण की दर उसमें कम आपकी आ जाती है, तो उसमें कमी आपकी आ जाएगी। अब आता है अगला पॉइंट, यदि खुले क्षेत्र में, क्वेश्चन है कि यदि खुले क्षेत्र में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम है। अगर जो खुला क्षेत्र है उसमें इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती रही, प्रॉब्लम आपने इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको सामना करना पड़ा, तो क्या होगा। तो याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अंतर्श्रित नहीं होता। जैसे आपने जो क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था, जो पक्का फर्श होता है, जहाँ जैसे आपके घरों में क्या है, पक्का फर्श होता है, तो फर्श से जो जल होता है वो आसानी से क्या नहीं हो सकता, अवक्षारित नहीं होता, यानी एब्जॉर्ब आपका नहीं होता। आप अपने जो फर्श होता है वहाँ पर आप पानी डाल के रख सकते हो, तो आप देखना जो वाटर होगा वो आपका नीचे नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब आपका नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपका कच्चा मकान है, कच्चे आपके जो है, जो फर्श, यानी फर्श ना होकर कच्चा आपका है, तो सरफेस जो है नीचे का, यानी जो घर आपके बने हुए कच्चे आपके हैं या मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पर आप डाल के देखना, पानी जल्दी से एब्जॉर्ब आपका हो जाएगा। लेकिन फर्श पर जो पानी होगा वो आपका एज इट इज़ आपको मिलेगा। जबकि घास के बगीचे जो होगा, मैदानों आदि से जल तुरंत अविस्तृत हो जाता है, एब्जॉर्ब आपका हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जब हम निर्माण, यानी कोई घर या इमारत जो बनाते हैं उसमें भी जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इसके लिए प्राय भूमजल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या हो जाता है, जो वाटर
लेवल यानी ग्राउंड वाटर जो आपका होता है, जो हैंडपंपों या नलकों के द्वारा यूज़ किया जाता है, निकाला जाता है, उसका हम यूज़ करते हैं जब हम घर या इमारत अपनी बनाते हैं। इस प्रकार एक और हम अधिक भूमजल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि के जल के अविस्थान के अवसर कम कर रहे हैं, यानी एब्जॉर्प्शन का जो अवसर है उसे हम कम करते जा रहे हैं। जब हम वहाँ पर घर बनाते चले जाएंगे, खुला एरिया कम रहेगा तो वाटर जो होगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वाटर लेवल आपका डिक्रीज होता चले जाएगा। इसके कारण भूमजल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में इन एक शहरों के कुछ भागों में भूमजल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। अब आता है अगला पॉइंट, बढ़ते हुए उद्योग, यानी जो उद्योग बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, जो इन इंडस्ट्री आपकी बढ़ रही है, उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट है? जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। तो जल का जो यूज है वो जितने भी उद्योग होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, सभी इंडस्ट्री में जल का यानी पानी की जरूरत आपकी पड़ती है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। तो हम जो भी वस्तु यूज करते हैं, जो वस्तु होते हैं, जो सब्सटेंस है जिन्हें हम यूज करते हैं, जितनी भी वस्तु होते हैं उनको अगर हम यूज करते हैं तो जितनी भी वस्तु हम यूज करते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं पानी की जरूरत पड़ती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इंडस्ट्री की जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो संख्या है वो रेगुलरली इंक्रीज होती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। तो अधिकांश उद्योगों से क्या हो रहा है? अधिकांश जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, उसके द्वारा जो यूज किए जाने वाला जो जल भूमि है उसे वो निकाला जाता है। अगला पॉइंट आता है, इसके क्वेश्चन है कि ऐसे कुछ उद्योगों के आपको, ऐसे कुछ उद्योग यानी इंडस्ट्री के आपको नाम बताना है जिनसे आप परिचित है, जिनको आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको पता है। पहला पॉइंट है, हमारे दैनिक जीवन में जो हमारा डेली लाइफ आपकी है, डेली लाइफ है, डेली रूटीन आपका है, तो उसमें जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक लिस्ट आपको तैयार करनी है, एक लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है। अपने शिक्षक, जो शिक्षक आपका है, जो टीचर है, तो यह शिक्षक का और माता पिता से इस बारे में आपको बातचीत करनी है कि किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए क्या है, उत्तरदायी होते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, कृषि कार्य। जो कृषि कार्य आपका होता है, जो एग्रीकल्चर वर्क आपका है, कैसा वर्क? जो एग्रीकल्चर वर्क होता है। तो कृषि कार्य में क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होता क्या है? पहला पॉइंट है, भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। तो भारत में अधिकांश जो किसान होते हैं, जो फार्मर है, वो अपनी फसल, जो क्रॉप्स की वो सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के लिए क्या करते हैं? जो क्रॉप्स की जो सिंचाई वो करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसके लिए उन्हें वर्षा यानी बारिश जो होती है उस पर डिपेंड वे रहते हैं, निर्भर रहते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। जो नहर होती है, तो नहर क्या है? कुछ नहरों से क्या है, कुछ ही जगह पर जो है सिंचाई यानी इरिगेशन आपका किया जाता है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकता है। आपने देखा होगा नहर भी क्या होता है, अगर बारिश नहीं होती तो बारिश ना होने की वजह से नहर जो होते हैं वो भी सूख जाते हैं, वहां पर भी पानी आपको नहीं मिलेगा। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भूमजल का उपयोग करना पड़ता है। जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो इरिगेशन यानी अपनी फसल को पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए जो भूमजल होता है, जो वेल वगैरह लगी होती है, यानी जो वेल लगी होते हैं, जो कुएं में क्या होता है, जो इसमें ट्यूब आपकी, तो इसमें वेल ट्यूब जो होती है कुओं की, जो आपकी हर जगह क्या होती है, तो जो आपकी लगी होती है उसका ये यूज़ इसमें करते हैं। तो इसमें जो आपकी ट्वेल लगी होती है, ट्वेल के जल से क्या करते हैं, ट्वेल वो लगाते हैं और ट्वेल से ही अपना जो सिंचाई वो करते हैं, इरिगेशन यानी अपनी फसलों को पानी देते हैं। तो जनसंख्या के बढ़ते, अब है आपका अगला पॉइंट कि जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भूमजल का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका स्तर में लगातार वो गिरावट आ रही है, डिक्रीज आपका होता जा रहा है। फिर है आपका जल का वितरण। अगला पॉइंट है कि जल का वितरण है क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि जल का वितरण। तो जल का वितरण जो होता है वो होता क्या है? तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जल का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में पहला पॉइंट, अनेक कारणों से, अनेक जो कारण है उससे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता आपको मिलती है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है, कुछ स्थान इस तरह के भी हैं जहाँ पर अच्छी जो वर्षा है, बारिश
बारिश जो होती रहती है और वह जल से समृद्ध है, वो वहाँ क्या है, वहाँ पर जल की कमी नहीं होती, जल से वो समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है, इसके अपोजिट क्या होता है, रेगिस्तान है, पर जहाँ पर बहुत ही कम बारिश को देखने को मिलती है, जहाँ बहुत ही कम आपकी वर्षा होती है, बारिश आपकी होती है। भारत बहुत विशाल देश है, तो भारत का एक विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती, तो इसका जितना भी जो एरिया है यानी पूरे एरिया में कभी भी आपको एक समान जो है रूप से वहाँ पर वर्षा नहीं होती, बारिश आपकी नहीं होती, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से आपकी बारिश होती रहती है। अगला पॉइंट है कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है। कुछ स्थान इस तरह की भी है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा बारिश आपकी होती है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है, और कुछ इस तरह के स्थान है जहाँ पर कमी बारिश आपकी होती है। अत्यधिक वर्षा से प्राय बाढ़ आ जाती है, अगर बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ आने की चांसेस होते हैं, जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर सूखा आपका पड़ जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कुछ फसल क्या होती है जो बारिश पर आपकी डिपेंड रहती है, अगर बारिश नहीं होती तो फसल भी आपकी अच्छी नहीं होती या फसल आपकी होती ही नहीं। अतः हमारे देश में एक ही समय में क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। तो हमारा देश ऐसा है जहाँ पर एक ही समय यानी आप देख सकते हो कभी कभी क्या होता है, यानी आपके यहाँ पर बारिश है और कुछ दूरी पर आप देखोगे वहाँ पर बारिश आपकी नहीं होती, तो इस तरह भी आपने देखा होगा। तो कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आ सकती है और कुछ क्षेत्रों में बारिश तक का भी आपका नाम नहीं रहता, ये भी आप देख सकते हो। अब आता है नेक्स्ट कि हमारा जो देश है इसमें औसत वर्ष का जो वितरण है, यानी हमारा जो देश है इसमें आता है अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र में दिखाया गया है। तो पिक्चर हम देखेंगे, मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हो जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की क्या रहती है, कमी रहती है, तो ऐसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है? किसके कारण? जो कुप्रबंधन होता है उसके कारण ये आपका होता है। चलिए अब पहले एक बार पिक्चर देख लेते हैं, देन आगे जो जल प्रबंधन है, जल यानी वाटर का मैनेजमेंट देखेंगे। ये मैप आप देख सकते हो, तो ये मैप है, तो इसमें देख सकते हो ये पूरा का पूरा आप का मैप दिखाया गया है। फिर यहाँ पर वर्षा का सेंटीमीटर में आपको दिखाया गया है, जहाँ पर आपको ये कलर आपको दिया गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पर कितनी बारिश आपके होते। देखिए 400 से अधिक आपको तो दिया गया है, 200 से 400 तक, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60, 20 से 40, 0 से 20, इस तरह आपको एवरेज दिया गया है बारिश का। तो आप देख सकते हैं इस मैप के अकॉर्डिंग। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट के। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन है क्या। चलिए जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट होता क्या है, तो आपने कक्षा 6 में पढ़ा था, आपने जो क्लास 6 है उसमें आपने स्टडी किया था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जल आपूर्ति के पाइप जो होते हैं उसमें रिसाव को आपने देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह भी आपने देखा होगा। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से आपको रोकना चाहिए। तो अच्छे से उसकी मैनेजमेंट इसमें बताई गई। फिर आपका आता है कुप्रबंध अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की क्या करते हैं, बर्बादी करते हैं। जैसे हम जो मंजन करते हैं, अपने दांत साफ करने के लिए मंजन करते हैं, टूथब्रश करते हैं यानी, तो उसमें या फिर दाढ़ी बनाने या नहाने के लिए क्या करते हैं, हम जो एक्टिविटी करते हैं इस दौरान भी हम जल की ज़्यादा बार बर्बादी करते हैं, वेस्ट ऑफ वाटर करते हैं। तो वेस्टेज आपका है, तो वाटर को हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। त्रुटिपूर्ण टोटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। फिर क्या करते हैं, जब हम दांत साफ करते हैं तो टोंटियों क्या होते हैं, जब हम दांत करते हैं साफ तो टोंटियाँ जो होते हैं वो चली छोड़ देते हैं, तो उस तरह भी जल का रिसाव आपका होता है, जल का वेस्ट आपका हो रहा है। तो उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होती। जब हम जो वाटर का जो यूज़ कर रहे हैं तो उस तरह हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी भी जो होता है वाटर की कमी हमें नहीं होगी।
हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, तो वर्षा यानी बारिश के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। तो उसमें से क्या होता है, अधिकांश पार्ट इस तरह का है कि वो ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की क्या है, बर्बादी आपकी है। तो ये नेचुरल रिसोर्स की बर्बादी आपकी है, वेस्टेज हो रहा है। आगे है आपका कि वर्षा जल का उपयोग, जो वर्षा जल का हम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें भूम जल जो ग्राउंड वाटर आपका उसकी पुनः प्राप्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में आपने पढ़ा था। तो ये आपने स्टडी की थी। अब आपका अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, यह मालूम कीजिए कि क्या आपके पास की जो इमारत है, जो बिल्डिंग होती है, उसमें जल संग्रहण जो तंत्रों को लगाया गया है। पहला पॉइंट है, हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से क्या है, चलन आपका आ रहा है। बावड़ी जो होती है वो जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे क्या हो रही, गाद जमा होती चली गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसको प्रकार की क्या होने लगी, तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भलीभांति हो रहा है। अगला पॉइंट है कि किसान जो फार्मर होता है वो भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः अपने बूंद या ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने का टेक्निक होती है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाते हैं। जो जल होता है वो सीधा क्या होता है, उनकी जो जड़ होती है उन तक पहुंचाता है। तो देखिए किस तरह आपका होता है, इसकी पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर में आपको दिखाया गया है ये आपका ड्रिप सिंचाई। जो ड्रिप सिंचाई आपकी होती है तो खेतों में क्या होता है, इसकी जो सीधा यानी जो इनकी जड़ होती है जो जड़ों तक ये आपके जुड़ी रहते हैं, तो जड़ों को सीधा पानी आपका पहुंचाते हैं। ये आपका ड्रिप सिंचाई आपकी होती है। तो इस तरह आप जो बारिश का जो पानी है उसे यूज़ आप कर सकते हो। तो ये आपको देख रहे हो ड्रिप सिंचाई आपकी हो रही है, इनके जड़ों से आपका जुड़ा हुआ होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है एक केस अध्ययन, यानी एक केस के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी हम करते हैं। तो पहला पॉइंट है गुजरात जो है, गुजरात के कुछ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्षों में वर्ष 1989 में गांववासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। तो इसमें जो पिछले वर्षों में वर्ष 1989 में गांववासियों ने क्या किया था, एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय इसमें किया था। अगला पॉइंट आता है कि रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बांध थी वो बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को, जो अंतःस्रवण की जो दर थी उसको बढ़ा दिया, जिससे जलभरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया, यानी इरिगेशन के लिए वो अब आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आपकी भूमिका। जो भूमिका है, जो रोल है वो क्या होगा, तो आपकी भूमिका में है। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं। तो आपके जो घर में जो या विद्यालय में जो या फिर अन्य जो स्थान है वहाँ पर अगर नल से पानी, यानी जो नल आपका है वो जो टोंटी होती है वो चलती आपकी रहती है, या फिर जो नल है, नल से यानी जो समरसेबल है उससे पानी आपका चलता रहा है, यानी उसे आप बंद करते हो देखकर। तो अब आपका पहला पॉइंट है, रिश्ते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। तो जो रिश्ता यानी पानी जो हो रहा है, बह रहा है, आपका पानी चल रहा है, तो क्या होगा, रिश्ते हुए जो नल होता है उससे जो पानी का वेस्ट होता है, बहुत सा पानी इस तरह आपका बह जाता है। अगला पॉइंट है, जल की बर्बादी को कम करने के लिए, जल की जो बर्बादी है उसे कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। तो कुछ जो उदाहरण है, एग्जाम्पल, उस पर विचार करते हैं। आप इनमें कई और तरीके भी जोड़ सकते हैं। तो आप जो है इनमें क्या है, कई तरीके इसमें आप जोड़ सकते हैं।
अगला पॉइंट है जल बचत आदतें। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जल बचत जो आदतें होती है, वाटर को सेव करने के लिए जो हैबिट, यानी जल बचाने के लिए जो आदतें होती है। पहला है कि मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें। अगर आप मंजन कर रहे हो या ब्रश कर रहे हो, जब आपको पानी की ज़रूरत है तभी आप उसको जो टोंटी होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, नल को यूज़ कर सकते हैं, उसे आपको खुला नहीं छोड़ना है। दूसरा पॉइंट है फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोछा लगाए। तो फर्श को धोने की बजाय, यानी समरसेबिल से आप ना धोने की बजाय उस पर आपको पोछा लगाना चाहिए। अगला पॉइंट अब आपका आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। जो पादप होते हैं, जो पौधे हैं, उनमें जल की कमी का जो प्रभाव होता है, जो अफेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है गमले के पादपों या पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। और अंततः क्या होता है, वो एंडिंग में सूख जाते हैं अगर उन्हें पानी नहीं मिलता। जैसे आप देखते होगे, अगर आपने जो घर में अपने जो फ्लावर लगाए होते हैं, तो फ्लावर वाले जो आप पौधे हैं, जो प्लांट्स आप लगाते हो, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जो आप फूल अपने घरों में लगाते हो, तो अगर आप उनमें पानी नहीं देते तो क्या होता है, वे सूख आपके जाते हैं। आपने अध्याय फर्स्ट में भी पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मृदा होती है, जो सोइल है, उनसे जो न्यूट्रिएंट के लिए, यानी न्यूट्रिएंट जो उनको चाहिए अपना जो भोजन वे तैयार करते हैं, अपने भोजन प्रिपेयर करने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन बनता है कि आपको सपोज करना है, कल्पना करनी है कि यदि पादपों जो पौधे होते हैं उसके लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। अगर जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। पहला पॉइंट है पृथ्वी पर से, जो पृथ्वी है उस पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। जो हरियाली होगी वो लुप्त आपकी हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है। इसका जो अर्थ होगा, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के ना रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ना ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबंध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो पृथ्वी पर से हरियाली आपकी लुप्त हो जाएगी, हरियाली नहीं रहेगी और इसके साथ साथ क्या होगा, जो जीवन का अंत भी हो सकता है, क्योंकि पादपों के ना रहने का परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी पर ना ही तो भोजन आपका पर्याप्त रहेगा, सफिशिएंट आपको फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी और ना ही पर्याप्त, यानी जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, वो भी किसके कारण, पेड़ों की वजह से आपका होता है, पौधों की वजह से होती है। तो अगर ये नहीं होगे तो बहुत सी समस्याएं आपको झेलने को पड़ेगी और जो जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आपका लास्ट चैप्टर था, ये आपका अगला पॉइंट आता है। कल्पना के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक सफल प्रयास, ये आपका लास्ट बचता है। एक जो सफल प्रयास हम इसमें देखते हैं कि सफल प्रयास में क्या क्या आपका है। पहला पॉइंट है राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जो राजस्थान है वो कैसा क्षेत्र है, गर्म है और शुष्क क्षेत्र आपका होगा। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। तो जल की जो कमी होती है, जो नेचुरल जो कमी है, उसकी चुनौती के लिए, उसके चैलेंज के लिए क्या है, एक सफल प्रयास द्वारा इसे हल कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में, जो अलवर जो जिला है उसमें एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियां, जो 5 सूख चुकी जो नदियां जैसे अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाजावली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। अब आता है आपका कि हमारा जो जल है वो हमारा जीवन है। तो हमारा जल हमारे लिए क्या है, जीवन है। अगर जल है तभी हमारा जो जीवन पॉसिबल आपका होगा। ये आपका चलिए लास्ट टॉपिक आपका था। हमने कोई जो चैप्टर हमारा 16 है ये भी अपना कवर कर लिया। 16 के 16 जो 16 चैप्टर थे हमारे वो डिस्कस कर ले। 2 चैप्टर आपके बचते हैं। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।